डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मुज़ाकरात को लेकर वसवसे, खदशात और शिकायत तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन हालिया चंद रोज में इन सब वसवसों और खदशात ने हकीकत का रूप धार लिया है। पहले रोज से ही हालिया मुज़ाकरात के कामयाब होने से ज्यादा नाकाम होने की पेशगोइयां की जा रही थी और अब ये पेशगोइयां सच साबित होने को हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों अतराफ से हुज्जत तमाम हो रही है। मुज़ाकरात के नाम पर सबका जोर वक्त गुजारी पर है। कभी मुलाकात न कराने का बहाना, तो कभी तहरीरी मुतालबात और कभी तुंदो तेज बयानात और ट्वीट इन मुज़ाकरात के आड़े आ रहे हैं। तहरीरी मुतालबात की कहानी भी अजब है। जो मुतालबात पीटीआई पर धरने हर ट्वीट और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराती है, उन्हें तहरीरी सूरत में दूसरे फरीक को देने को पहले इशू बनाया गया और अब इस पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। ऐसा लगता है कि पीटीआई का मुफाद बस इतना है कि हुकूमत को मुसलसल पंजों के बल खड़ा रखे, ताकि वो सुकून से अपने सियासी, मौशी और स्ट्रैटेजिक एजेंडे पर काम ना कर सके। इस तरह मौजूदा हुकूमत शायद ये चाहती है कि उन्हें पीटीआई के किसी मुतालबे पर ना झुकना पड़े। हुकूमत बस ये चाहती है कि किसी तरह अपनी मुद्दत पूरी कर ले, भले इसके लिए आईन और कवानीन में कितना ही रद्दोबदल क्यों ना करना पड़े। हालिया ट्वीट के बाद हुकूमत के तेवर मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब और तंज, राना सनाउल्लाह की पूरी कॉन्फ्रेंस इस बात का इंदिया दे रही है कि शायद बेदिली से किए जाने वाले मुज़ाकरात वक्त से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। इन हालात और रवैयों से यह भी अंदाजा होता है कि कोई भी फरीक मुज़ाकरात के लिए बेताब नहीं बल्कि आवाज़ार है और महज वक्त गुजारी में दिलचस्पी दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पीटीआई का अगला लाएमिल क्या होगा? और यही सवाल हुकूमत से भी है कि अगर वो सियासी इस्तेहकाम की मुतमनी है तो फिर ये तुंदो तेज बयानात किसके लिए हैं? हुकूमत तहरीक इंसाफ से दो हाथ तो कर रही है, लेकिन अपने इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से भी नाकाम है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की चपकलिश हर गुजरते रोज के साथ बढ़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को मेट्रो और सड़कों का ताना दिया, तो बदले में कल मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों अतराफ से की जाने वाली तनकीद आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद में मजीद दरारों का सबब बन सकती है। आज के डायलॉग में मुस्तकबिल की सियासत और इस सियासत से रियासत को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसानात और इसके असरात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे अबूजर सलेमान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अबूजर साहब आपके वक्त का। सर, एन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई ने इतना सख्त और तल्ख ट्वीट जो है करवा दिया है, एक मरतबा फिर हमूदुर रहमान कमीशन की याद दिलाई, याया खान का हवाला दिया। आपको लगता है इस तरह के बयानात के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि कोई सियासी स्पेस आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकती है? देखिए, पहली बात है जो बानी पीटीआई के अकाउंट से ट्वीट होती है या पीटीआई ऑफिशियल से भी ट्वीट होती है, उसमें मेरी नजर में तो कोई बुराई नहीं है, ना उसमें कोई गलत चीज है। एक हिस्ट्री जो है उसकी ही रिफ्लेक्शन होती है। जो हमने खुद गलतियां की हैं माजी में, खासकर रियासत से जो गलतियां हुई हैं या उनके इदारों से, उनकी रिफ्लेक्शन है। आप जब गलतियों की बात करते हैं, अगर आप सच बोलेंगे, क्योंकि ये तारीख का पार्ट है, खुद से खान साहब ने कोई चीज ऐड नहीं की, इनसे आप सीखते हैं ताकि आप इनको रिपीट ना करें। और उनका मकसद भी यही होता है जो खान साहब ट्वीट करते हैं। और यहाँ पे बात की जाती है बार बार कि आप ट्वीट ना करें जी, आप क्योंकि आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है, तो थोड़ा आप धीमा हाथ रखें। अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ, देखें, धीमा हाथ क्या रखें? क्या आपने जो एक सिलसिला पिछले 2 साल से शुरू किया है फस्तायत का रियासत ने, क्या वो रुका है? क्या वो थमा है? नहीं, मेरी नजर में वो नहीं थमा। बेशक वो अलकादिर जो अभी केस है उस चल रहा है, उसके अंदर इंटरफेरेंस है, क्योंकि देखिए अभी तक जजमेंट नहीं आई। जज साहब ने 2 दफा अनाउंस की, लेकिन क्लियर पता चल रहा है उसमें इंटरफेरेंस है, क्योंकि पहले ही बता दिया जाता है जुडिशरी की तरफ से नहीं, कुछ सहाफियों की तरफ से, कि ये जजमेंट नहीं आएगी इस दिन। तो ये क्लियर साइंस है इंटरफेरेंस के। उसके अलावा नई एफआईआर्स कट रही हैं। खान साहब का अरेस्ट अभी 600 दिन होने वाले हैं, ही इज अरेस्टेड। उसके अलावा आपने अब 2 दिन पहले देखा, ये अलीमा खान साहिबा, उनकी बहन है, उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन क्यों लीक की गई? क्यों एक सिटिंग मिनिस्टर ने उस पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के इंटरनल या उनके अपने फैमिली के इंटरनल जो डिस्कशंस हैं उसके ऊपर बात की? क्या उनका राइट टू प्राइवेसी आपने इन्फ्रिंज नहीं किया? और फिर अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है हमारी पार्टी के खिलाफ, वो बेशक किसी इदारे के नुमाइंदा, वो डीजी आईएसपीआर होते हैं या हुकूमत के वक्त, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। हसान न्याजी का नाम लेके मरीम नवाज साहिबा की तरफ से तकरीर होती है,
फिर खान साहब का नाम लेके तकरीर की जाती है, गलत पीटीआई के बारे में गलत बात की जाती है, तो रियासत की तरफ से कौन सी खामोशी है? हमें तो कुछ खामोशी नजर नहीं आ रही। कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो क्या पॉइंट्स थे? 3 चीजें थी। हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, 26 नवंबर या 9 मई के ऊपर कमीशन बनाया जाए, और हमने कहा इनको आप 26 नवंबर में कमीशन बनाए, उस पर बातचीत वहां से स्टार्ट करें तो आगे हम इनके साथ चलेंगे। लेकिन अब एक और मसला क्या है, हमारी नेगोशिएशंस कमेटी जो है उसकी खान साहब से मीटिंग नहीं करवाई जा रही। और आप क्या कहते हैं, आप मीटिंग कर लें उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जहां पे फोन पे टैप होते हैं, पूरा कमरा टैप होता है, पूरा कमरा उसमें रिग्ड होता है, आवाजें सुनी जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती है, उनको फिर लीक किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो रियासत खुद अगर कुछ पॉजिटिव या बोनाफाइड्स दिखाए तो फिर हम भी हमारी तरफ से भी कोई स्पेस इनको दी जाएगी। हमें तो कोई स्पेस नहीं दी जा रही, हम ठीक तो है। विक्टिम्स हैं, ये अग्रेसर्स हैं। और बुज़र साहब, पीटीआई के जो कुछ सरकर्दा रहनुमा हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, वो खुद थोड़ा सा इस पे अच्छा नहीं महसूस करते। वो कहते हैं कि ये खुशाइन नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि अस्करी क़यादत पर मुसलसल तनकीद पार्टी के सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को ज़्यादा परेशान कुन है। तो ये बात अगर आपके रहनुमाओं को समझ आ रही है तो फिर बानिए पीटीआई की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, या फिर जो हैंडल कर रहा है वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा है? देखिए, मुझे सलमान अकरम राजा साहब का तो मेरी नजर में कोई बयान नहीं गुजरा जिसपे उन्होंने बानी पीटीआई की ट्वीट की या पीटीआई ऑफिशियल से कोई ट्वीट की उसकी उन्होंने कोई इसके क्रिटिसिज्म किया, मुझे नजर नहीं आया। और लेकिन जहां तक मेरी सोच है या हमारी पार्टी की सोच है, हमारी पार्टी जो खान साहब कहते हैं ट्विटर पे भी या जो पीटीआई ऑफिशियल भी कहती है, वी ओन इट। हम अच्छा। उसके साथ खड़े हैं। हम अपने सोशल मीडिया को डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें इस ये बात में मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर फस्तायत से लड़ाई की है पिछले 2 साल में और ये इलेक्शन जीता है 8 फरवरी का, डिस्पाइट द फैक्ट हर स्टेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया हमें दबाने के लिए, हमें इलेक्शन हराने के लिए, लेकिन हम जिंदा रहे। तो उसमें मेरे ख्याल से पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसने एक तारीखी किरदार अदा किया और ठीक है। उसने ही हम सबको जिंदा रखा है। हम अननोन फिगर्स थे। शेर अफजल मरवत साहब खुद जो हैं, बल्कि हमें कोई नहीं जानता। अब हम लोगों को पाकिस्तान में हर कोई जानता है, हमारी सब इज्जत करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया ने लोगों के सामने मुतारिफ कराया, हमारा इंट्रोडक्शन बनाया, हमें इमरान खान के सिपाहियों के तौर पे पेश किया। ये सब पीटीआई सोशल मीडिया की कारस्तानी है, उन्हीं का काम है। और हमने इलेक्शन जीता, मुकाबला किया। फ्री स्पीच इस मुल्क में अगर जिंदा रखी तो वो सोशल मीडिया ने रखी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कब्जा हो गया। तो इस वजह से सोशल मीडिया के बारे में इस तरह की बात करना बिल्कुल नामुनासिब है। दे आर द हीरोज और उनको मैं तो सलूट करता हूं, उन्होंने बड़ा काम किया इस मुल्क में। अच्छा, और अभी आपने भी जिस तरह कहा कि आपकी मुज़ाकराती टीम को बानिए पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, जबकि जेल ज़रा ये कहते हैं कि उनसे तो कोई मिलने ही नहीं आया, ना ही कोई मुलाकात की दरख्वास्त दी गई। तो फिर सच्चा कौन है, आप, हुकूमत या जेल ज़राए? देखिए, आप इस पे ना सिर्फ पिछले 5 महीने की जो इंसिडेंट्स हैं उसका अगर जायजा ले लें, मैं आपको बता देता हूँ। अब तकरीबन 18-19 हफ्ते हो गए हैं, हमारे किसी भी सियासी लीडर्स को, वकीलों को छोड़ के खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। पहले हफ्ते में एक दिन मिलते थे जिसमें उमर अयूब साहब होते थे, रऊफ हसन साहब होते थे, शिबली फराज साहब होते थे, ये सब लोग मिलते थे। एक दिन मीटिंग होती थी, 6 लोग अलाउड होते थे। ये इन्होंने खत्म की हुई है, 19 हफ्ते हो गए इस चीज को। और ये यहाँ पे बैठ के बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की मैं क्या बात करूं, वो खुद वहां पे कैदी है, वहां किसी और के हाथ पे कंट्रोल है, वो खुद मजबूर है। मुझे उस पर तरस भी आता है। तो इस वजह से ये कहना एक मज़ाक़-खेज़ बात है। हमने इनको कहा आप हमारी मीटिंग कराएं। देखिए, अब हमें कोई गवर्नमेंट से हमारी बात होती है, हमने उस पर फैसला लेना है। तो हम खुद फैसला लेने के बजाय खान साहब की हमें गाइडेंस चाहिए। वी नीड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू खान साहब, और ऐसी एक्सेस जो मॉनिटर्ड ना हो, जिसकी गैर कानूनी तौर पे सर्वेलेंस ना हो रही हो, छुपा के अपने डिक्टाफोन से कैमरे ना लगाए उस कमरे के अंदर। हमें एक सेफ, कंड्यूसिव और जो अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे नेगोशिएशंस और मशवरा लेना खान साहब का, वो हमें देंगे तो बातचीत आगे चलेगी। अदरवाइज तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा भी और अपना भी। बिल्कुल सही। और पहले तो आप लोग तहरीरी मुतालबात देने से भी गुरेजा थे, फिर राजी हो गए। तो पहले ना देने की वजह क्या थी? और अगर हुकूमत आपको तीसरी बार मुज़ाकरात के लिए बुलाती और अगर तब तक आपकी खान साहब से मुलाकात नहीं होती, तो क्या आप लोग इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, इस नशस्त में जाएंगे?
तहरीरी की बात ये थी, आपको भी याद है, पाकिस्तान के हर बच्चे बच्चे को याद है हमारे क्या मुतालबात थे, दो जो थे वो तो सबको पता थे। उसको रिटन फॉर्म में लिख के, उसमें मुझे समझ नहीं आ रही क्या टेक्निकलिटी थी हम्म। उसमें। कोई आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट तो नहीं हो रहा था इंटरनेशनल लॉ के तहत के जिसको जी हमने 300 350 क्लॉजेस डालने हैं। दो डिमांड्स थी, इतनी सी बात थी। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही टेक्निकलिटीज उठाना एक मेरे से डिलेइंग टैक्टिक्स थी। फिर उसके बाद हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हमने चले कहा रिटर्न में दे देते हैं आपको। लेकिन अगर हमें आप नहीं देंगे एक्सेस खान साहब की, देखिए इट्स नॉट अबाउट कि हम फिर नहीं करेंगे नेगोशिएट। इन फिर डायलॉग्स में से कुछ निकलेगा नहीं, नेगोशिएशंस में से कुछ निकलेगा नहीं अगर इमरान खान साहब की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक फाउंडिंग चेयरमैन है। ही इज हम्म। फेस ऑफ पीटीआई, पीटीआई इज नथिंग विदाउट इमरान खान। तो हम्म। इस वजह से वो अगर डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है तो हम इसमें क्या फैसला करेंगे, हम कैसे आगे आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट को खुद इसमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर मुझे तो इस हुकूमत पे भी तरस आता है, इनके भी कंट्रोल में अडयाला का कुछ है, अगर ये भी कुछ कर सकते हैं तो हमें वहां बिठाएं। अगर ये हमें अडयाला में मीटिंग नहीं करा सकते तो फिर हम इनसे मुज़ाकरात करके इनसे लेंगे क्या। ये तो कुछ देने के काबिल नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो आपको पता है, खान साहब ने जो कहा वो क्या है, वो सबके सामने है और वो वही है। उनके पास कोई पावर पोजीशन फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही कि वो फैसला भी कर सके। सो हमें एक्सेस दें ताकि बात आगे बढ़े। और अलीमा खान साहिबा ने ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने की तंबीह की है। खुद बानी पीटीआई भी ऐसा इशारा दे चुके हैं कि आपको मुल्की इंसाफ पर और निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा। देखिए, मुल्की निज़ाम और इंसाफ पर तो हम्म। एतमाद हमारा पहले भी काफी हद तक फेड हो चुका था, जब कादी फायद ईसा की शक्ल में इस मुल्क पे एक जलाद नाजिल हुआ था। और हम्म। उसके बाद फिर जब ये 26वीं आईनी तरमीम जिस बेहुदा तरीके से पास की गई, एमएनएज को अगवा किया गया, वो सारा हिस्ट्री का पार्ट है, सब आप पढ़ सकती हैं, सबके पास है। और जिस तरह फिर सुप्रीम कोर्ट पे और बाकी मुल्क की अदलिया के ऊपर कब्जा किया गया, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एस्टैब्लिश की गई। पहले हम्म। भी इंटरफेरेंस की जुडिशरी के अंदर, आपको पता है, हलकों की तरफ से। अब तो खैर उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया है कि हम वैसी जुडिशरी को तबाह कर ले, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पर कब्जा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इस वजह से जो इंसाफ है, देखिए थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत सब्सटैंशियली डोमिनेंट है एग्जीक्यूटिव। और हम्म। इंटरनेशनल की जहां तक बात है, देखिए एक चीज समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल फोरम पे जाने का मतलब ये नहीं होता आप मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स आपको मुल्क का कानून ही प्रोवाइड करता है। जब पाकिस्तान एज ए स्टेट, एज ए यूएन मेंबर इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करता है, कन्वेंशन साइन करता है, तो कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं हमारे ऊपर, जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं एज अ सिविलाइज्ड, एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो अगर वो आप परफॉर्म नहीं करते तो लीगल लॉ के अंदर ही रेमेडीज होती हैं, वो आप एक्सरसाइज करते हो, हम वही चैनल एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू। बिल्कुल सही। और जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अब आप लोगों की भी सहूलतकारी हो रही है। गालिबन उनकी जमात को बाकायदा ट्रैप करके अदम एतमाद कराया गया और उनका इशारा बाकायदा खुफिया मुज़ाकरात की जानिब था, जो 24 और 25 नवंबर को भी हो रहे थे बुशरा बीबी के साथ। तो क्या बानी पीटीआई को इल्म है इन खुफिया मुज़ाकरात का, अगर ये हो रहे हैं, और पार्टी सतह पर इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए, मुझे तो जावेद लतीफ साहब की समझ नहीं आती। वो एक अंग्रेजी का टर्म हम्म। वर्ड है पैराडॉक्स, कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी कॉन्ट्रडिक्शन आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही है। वो हम्म। क्या है? देखिए, हमारी सहूलतकारी अगर आपको कहीं नजर आ जाए, मुझे तो लगता है दूरबीन लगा के भी देखेंगे तो नजर नहीं आएगी। हम तो इस वक्त विक्टिम्स हैं, हम तो स्टेट का रैथ फेस कर रहे हैं। अगर हम सहूलतकारी हो रही होती तो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त घर बैठे होते, एमएनए ना होते, यास्मीन राशिद साहिबा एमएनए होती। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 17 सीटों पे महदूद थी, अगर सहूलतकारी हमारी हो रही होती। आपके साथ रियासत के इदारे भी खड़े हैं, आप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में भी अच्छे बच्चे हैं। और आप हर चीज, जुडिशरी भी आपके खिलाफ फैसले नहीं कर रही। आपको कादी फायदा ने पूरा सहूलतकारी प्रोवाइड की। मैं तो गिनवा सकता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। इद्दत केस को देख लें, साइफर केस को देख लें, इमरान खान साहब की वाइफ को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें, 8 महीने जेल में रही इद्दत जैसे केस में। अलीमा खान साहिबा जेल में, हसान न्याजी जेल में है, हमारे बहुत सारे वर्कर्स जेल में, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी। मेरी तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी, हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं खत्म ही नहीं होनी। तो फिर ये कौन सी सहूलतकारी? सहूलतकारी तो होती, हम तो इस वक्त एंजॉय कर रहे होते ना, हम अच्छे मजे में बैठे होते। हम चीफ हम्म। मिनिस्टर भी हमारा होता, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होता, क्योंकि मैंडेट तो हमारा था 8 और फरवरी का। बस तो सब आपके जो तहरीरी मुतालबात है, इनमें क्या कुछ आ सकता है? क्या इसमें बानी पीटीआई की रिहाई का भी आप लोग मुतालबा सामने रखेंगे? देखिए, वो तो इसका पार्ट ऑलरेडी है, जो हमने कहा है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। हम्म। उसमें बस हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है जो खान साहब ने बताई है।
कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, बाकी लोगों को रिहा किया जाए, उसके बाद आई एम द लास्ट वन। फिर उसके बाद हमारी जो 26 नवंबर की कमीशन है जुडिशियल, 9 मई का जुडिशियल कमीशन है, ये तो इनिशियल डिमांड्स है ना। फर्दर फिर हमारा जो अल्टीमेट डिमांड है वो ये है, जो हमसे मैंडेट छीना है आपने, वो हमें वापस करें, क्योंकि आपने हमारे हक पे डाका मारा है फॉर्म 47 की शक्ल में, आपको इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे, इम्पोज किया गया इस मुल्क की आवाम पे जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो ये तो बात की बात है, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट एंड शो बोना फाइडीज, हमने 3 डिमांड्स जो मैंने आपको बताई हैं वही है, वहीं से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, एक्सेस देनी पड़ेगी खान साहब को, अदरवाइज काम नहीं बनना इनका। सर अगर मुज़ाकरात नहीं आगे चल पाते, डेडलॉक आ जाता है, जिस तरह ये ट्वीट्स का मामला भी चल रहा है आपकी तरफ से, तो फिर आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? कोई प्लान बी शामिल है आपके एजेंडे में? बात कर चुका हूँ, ट्वीट को मुझे समझ नहीं आती, ट्वीट को इतना बुरा क्यों समझा जाता है। उस ट्वीट में मेरे साथ कोई बैठ जाए और बता दे कि उसमें क्या गलत है। ट्वीट के अंदर दे आर हिस्टोरिकली करेक्ट फैक्ट्स, दे आर बट हार्श फैक्ट्स। हिस्ट्री में वो ठीक चीजें हैं सारी। और ये अगर मैं कोई ट्वीट करता हूँ या खान साहब ट्वीट करते हैं, ये कोई मुल्क की सालमियत पे हमला नहीं होता, एक सच होता है, सच से आप सीखते हैं। ये मैं पहले भी बात कर सकता हूँ, आप मुल्क में फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट ना करें, या तो कह दें वो जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल के अंदर जिस तरह बिग ब्रदर होता है कि जी ऑरवेलियन गवर्नमेंट है हमारी जी, कोई भी यहाँ पे बात कोई ना करे, जो करेगा हम उसको उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे या उसको स्पेस नहीं देंगे। इस तरह नहीं होता। आप लोगों को सच बोलने दें, सच बोलने देंगे तो लोग आपसे प्यार भी करेंगे। देखिए वो गांधी का ट्रायल हो रहा था, बस बात खत्म करूंगा, जब ट्रेजन का ट्रायल गांधी का, तो उससे जो पूछा गया तो उसने कहा मैं इस हुकूमत की तारीफ नहीं कर सकता अंग्रेजों की, क्योंकि जो हुकूमत से प्यार होता है, हुक्मरानों से प्यार होता है, वो नेचुरल होता है, उसको आप आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। सो आप जबरदस्ती लोगों से प्यार नहीं करवा सकते हुकूमत से। अगर लोगों का आप साथ सलूक अच्छा करें, उनकी विल की आप इज्जत करें, जो उन्होंने वोट दिया है उसकी इज्जत करें, तो लोग आपसे खुद प्यार करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अबू सलीम साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे JUI के सीनियर रहनुमा और कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। सर, क्या जमीयत उलमा इस्लाम और हुकूमत के दरमियान तमाम मामलात अब कहा जा सकता है कि हल हो गए हैं, क्योंकि मदारिस एक्ट तो पास हो गया है और अब समझा जाए कि दोनों के दरमियान सूरत हाल नॉर्मल है और आप इसको हकीकी हुकूमत मानते हैं? इलेक्शन के हवाले से हम इसको हकीकी हुकूमत नहीं मानते। डी फैक्टो और डी यूरो की बात है, हकीकत में तो ये वजूद रखती है, मगर हकीकी हुकूमत कानून के मुताबिक नहीं है, एक ज़बरदस्ती की हुकूमत है। गो के मदारिस वाले मामला हल हो गए हैं, हम पार्लियामान में बैठे हैं, मगर इलेक्शन का जिस तरह से जो है इनेकाद किया गया और उसका जो नतीजा निकला उसको हम दुरुस्त तस्लीम नहीं करते, ना मरकज़ में, ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना सिंध और पंजाब में। ठीक है। और वफाक के बाद आप सूबों में भी कोई एक्ट लाना चाह रहे हैं मदारिस के हवाले से, इस बिल में क्या है और ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको आपकी जमात को सूबाई सतह पर इसकी मंजूरी की ज़रूरत पेश आ रही है? ऐसा है कि ये इसमें डिवॉल्व सब्जेक्ट है। डिवॉल्व सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो ये एक्ट की जो अप्लाई कर रहा है, ये सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पे अप्लाई कर रहा है। अब सूबों में इसकी एप्लीकेशन के लिए जो है वो एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, और उस मैकेनिज्म को जो है वो सूबों तक लाना जो है मकसूद है। ड्राफ्ट बन गया था, मेरी कल बलूचिस्तान में CM साहब से भी बात हुई, उससे पहले मौलाना साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की सूबों के हवाले से, तो ये मामला प्रोसेस में है। बिल्कुल सही। और जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, उसका कोई नतीजा आपको आता हुआ नज़र आ रहा है? क्या ये कामयाब हो पाएंगे? और अगर आपकी नज़र में हो जाए, नहीं होते, तो फिर इसका मलबा हम किस पे डालें? हम संजीदगी से ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान नहीं, बल्कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। इसको सिर्फ ओनरशिप देने के लिए हुकूमत के कुछ लोग, कुछ दोस्त बैठे हुए हैं PTI के साथ। तो अगर मामला PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तय पा गए तो यहाँ पे उस पर दस्तखत कर दिए जाएंगे, और बज़ाहिर जो है ये ओनरशिप सियासी जमातों के दरमियान होगी या पार्लियामान के दरमियान होगी, मगर इनफैक्ट जो है ये सारे मामला PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ही।
बिल्कुल सही। और कामरान साहब, जो ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत कहती है कि बानी पीटीआई के ट्वीट्स और इनके अकाउंट से जो बयानात सामने आते हैं वो मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में रुकावट है, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये कि ट्रायल से भी हमें गुजरना पड़ रहा है, पाबंदियाँ भी हमारे ऊपर है, हम खुलकर राय का इजहार भी नहीं कर सकते, तो अगर ट्वीट भी ना करें तो क्या करें? आपको कौन सा मौक़िफ़ बेहतर नज़र आता है? मौक़िफ़ तो इनफैक्ट यही है कि हुकूमत किसी एंड पे नहीं है, माशरा ये कि वो बज़ाहिर नज़र आने के। इनफैक्ट जो है वो मुज़ाकरात पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, और अगर वहाँ पे मामला सेटल हो गए तो वो हुकूमत को भी मानने पड़ेंगे और पीटीआई भी उसके ऊपर तस्दीक कर देगी। तो अब एक दूसरे को जो मर्जी कहते रहें, जिस तरह से मर्जी एक दूसरे पे तनकीद करें, एक दूसरे की तस्दीक करें, होगा वो जो पिया चाहेगा। बिल्कुल ठीक है। और जो उनके मामलात चाहेगा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी कोई रिफ्ट डेफिनेटली नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आजकल तंदो-तेज़ बयानात की बारिश हो रही है। आपको लगता है ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक कायम रह सकेगा? अगर पीटीआई के साथ बात बनी इस्टेब्लिशमेंट की तो फिर अलाइनमेंट नहीं हो जाएगी। फिर हर पार्टी जो है वो अलग अलग पोजीशन, नई पोजीशनें संभालने के लिए, नए मोर्चे संभालने के लिए या फवायद के मुताबिक, अपने मफाद के मुताबिक जो है नई अलाइनमेंट में चले जाएंगे। तो ये देखते हैं अभी इस मुज़ाकरात का नतीजा क्या होता है, या मुज़ाकरात का नतीजा कोई निकाल लिया है और उसको जो है ना वो कुछ टाइम दे के और बज़ाहिर जो है ना वो अदालती फैसलों के नीचे और बज़ाहिर जो है वो कमीशन की को बना के जो है ना ये मामले को जो है वो सेटल करना है। तो ये सेटल कर देगी वो, गवर्नमेंट कहेगी चलें ठीक है, और फिर उसके बाद नई अलाइनमेंट्स हो जाएंगी। मुमकिन है पीपल्स पार्टी कल कोई और पोजीशन ले ले, नून लीग कोई और पोजीशन ले ले, पीटीआई कोई और अपनी दीगर पोजीशन इख्तियार करेगी, मामला इसी तरह से चलेंगे। और सर, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का जो ट्रायल केस चल रहा है, 3 से 4 समातें हो चुकी हैं और हर समात में जजेस की जानिब से इंतहाई अहम नुक्ते उठाए जा रहे हैं। बतौर कानूनदान आप क्या देखते हैं कि इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर इस अमल को कलअदम करार दे देती है सुप्रीम कोर्ट तो जिनको सजाएं हो गई हैं क्या वो वापस हो सकेंगी या फिर मुआफ़ हो जाएंगी? जुरिस्डिक्शन का मसला दरपेश है। पीटीआई के जो दोस्त जो इसमें फेस कर रहे हैं उनका ट्रायल बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं कानूनदान के तौर पे भी ये कहता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं हो रहा ट्रायल, और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे या जेयूआई के तौर पे ये कहता हूँ कि ये मिलिट्री कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है। और अब अदालत इस पे क्या फैसला करती है, अपने सब्जेक्ट को कभी भी जो है मुल्कों के अंदर इस तरह से मिलिट्री साइड पे ट्राई नहीं करते, उसका जो है वो गलत इम्पैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कोई अकल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इस बात को 1 साल पहले जो है वो जब ये 9 मई हुआ था उसको उसके महीने 2 महीने के अंदर एटीसी में, क्योंकि वाकया तो बहरहाल हुआ था, एटीसी में ट्राई करके उसमें अगर कोई गुनाहगार था उसको सजा दी जा सकती थी, जो गुनाहगार नहीं थे उनको एक्विट किया जा सकता था, मगर जिद करके कुछ लोगों को जो है वो मिलिट्री साइड पे आर्मी एक्ट के नीचे भिजवाया गया, जो सरासर दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि दोनों जानिब से जो बयानात तेज़तर हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में, ये इत्तेहाद बरकरार तब तक रहेगा जब तक तीसरा फरीक चाहेगा, और मजबूरी का इत्तेहाद इसे हम कंसिडर करें? जी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये मजबूरी का इत्तेहाद है। वो जब कोई चाहेगा तो शायद मुमकिन है कि ये फिर आगे अलाइनमेंट बदली हो जाए, किसी जो नई जिसको नए बच्चे को गोद में उठाया जाएगा फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसके साथ फिर जो है ना मामला सेटल हो सकते हैं किसी न किसी के। तो जो नक्शा जो है कोई और तरतीब देगा उसके तहत निज़ाम चलेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी है, तज्ज़ियाकार है, बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं मुल्की मामलात पर, इम्तियाज़ आलम साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उसका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है कि कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर इसके नाकामी के चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं? देखिए, मुल्क के हालात तो इस बात के मतकाजी हैं कि बातचीत कोई नतीजा खेज हो, लेकिन लगता यह है कि दोनों अतराफ में अभी एतमाद की कमी है। फिर अब ये मालूम नहीं होता कि
अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है और बैरूनी चेहरा क्या कहता है। जो बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट है, जो आईनी है, उसका मौक़िफ़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। आया वो तैयार है कुछ एतमाद साजी के इक़दामात के लिए। इस एतमाद साजी के इक़दामात में इमरान खान के ख़िलाफ़ आप मज़ीद मुकदमा दर्ज न करें, उनकी ज़मानत होती है तो उसकी मुखालफत न करें, और कुछ ये जो सियासी कैदी हैं रिहा कर दें, ये कोई बड़े मुतालबात नहीं हैं। और दूसरा ये मुतालबा भी बड़ा नहीं है कि ये जो जुडिशल कमीशन की बात हो रही है 24 मई के और ये 26 नवंबर के वाक़यात की, तो ये ऐसे मामला, इसमें जुडिशल कमीशन बनते रहते हैं पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई है, लेकिन बीच बीच में से उनके सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक खौफनाक सी कैंपेन चलती है जो कि बातचीत के लिए माबिल नहीं है। खुद इमरान खान के जो ट्विटर है या एक्स जो है नेटवर्क, उस पर जो उनके बाज़ बयानात आते हैं जिसपे वो सिविल नाफरमानी और ये फॉरेन एक्सचेंज ना भेजने की अपीलें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने काफ़ी लचक दिखाई है। अब वो फरवरी के इंतखाबात में की गई धांधली का मसला नहीं उठा रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हमें मैंडेट वापस दिया जाए। हालांकि वो मुतालबा कर सकते थे कि भाई ये ट्राइब्यूनल को तो आप काम करने दें, अभी तक ट्राइब्यूनल फैसला नहीं कर पा रहे, साल होने को है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी जगह नया चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन लाने की ज़रूरत है, 2 और लोग भी रिटायर हो रहे हैं। तो कुछ तो आप जमहूरी प्रोसेस में अवाम का और आइनी और कानूनी और अखलाकी एतमाद बहाल करें। अब मैं समझता हूँ हुकूमत इस मामले में अभी तक उन्होंने कोई अहम स्टेप नहीं लिए। इमरान खान से मुलाकातें भी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कमेटी है वो अपने तौर पर फैसला नहीं कर सकती, और वो डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई फैसला कर भी लिया तो खान साहब यक जुम्बश कलम जिसे कहते हैं उसे रद्द कर सकते हैं। तो उन्हें उनके साथ हर वक्त कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। क्या तो हुकूमत के कुछ हल्के, या आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के हल्के उन्हें बनी गाला में शिफ्ट करने पे तैयार थे, और क्या वजह ये है कि उन्हें जेल में मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेलीविज़न पे चल रहा है बुखार दोनों तरफ से, मारा मारी के बयानात है, तो ये रुक जाने चाहिए। ये तय भी हुआ था कि गालिबन वो पार्लिमानी कमेटी में कि भाई ये हम फ़िलहाल ऐसी फ़िज़ा न बनाएं, फ़िज़ा को ख़राब करने वाले बयानात न दिए जाए तो अच्छा है। ये जो है मामला सियासी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का या सियासी माहौल बेहतर कराने का, सियासी माहौल की बेहतरी के लिए कुछ इत्माद साजी के इक़दाम ज़रूरी होंगे। ये नहीं हो सकता कि नवाज़ लीग की हुकूमत, जो कि जिसके बारे में बड़ा एतराज़ है तहरीक इंसाफ को कि उनके पास तो 47 फॉर्म में उनकी विक्ट्री है, असल में तो वो नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में वो उनका बहुत ज़्यादा इसरार कि नहीं ये तो मामला हो गया, ये तो वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, इस पर बात नहीं हो सकती, इससे तो बात नहीं चलेगी। आपको कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था रिजर्व सीट के केस में उस पर अमल दरामद करना चाहिए, जो कि आपने 26वीं तरमीम करके उसके रास्ते में रुकावट डाल दी है। और दूसरा ये कि अभी तक आप देखें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर का इंतखाब ही हुआ है, और रिजर्व सीट्स भी अभी तक तय नहीं हुई हैं इस सारी झगड़े के बाद। तो सर आपको ये महसूस होता है, ये रास्ता रोकने की कोशिश की गई है, आपको ये महसूस होता है कि हुकूमत शायद थोड़ी बेअख्तियार है, या किसी हद तक उनके पास अख्तियार मौजूद है और अपनी ओन पे कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती कि वो शायद बानी पीटीआई को हद से ज़्यादा रिलीफ दे सके या फिर सियासी स्पेस दे सके? नहीं, पर वो तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? वो कहें कि हमारे पास इस काम का इख्तियार नहीं है, और अगर उन्हें इख्तियार है जैसे कि आइनी और कानूनी तौर पर और पार्लिमान के एतमाद के वोट की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो बातचीत कर सके। इसमें उनके इत्तेहादी भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM और दीगर पार्टियाँ भी शामिल है।
मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ लोगों को रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि सियासतदानों में जो नाचाकी है और झगड़ा है, उसका फ़ायदा गैर जमहूरी कुव्वतें उठाती है। और अब भी ये हो रहा है। कभी इमरान खान 2018 के इंतखाबात में बेनिफिशरी ठहरे थे, उन्हें फ़ायदा हुआ था। अब नवाज शरीफ को निकाला गया था, अब इमरान खान को निकाला गया है फरवरी के इंतखाबात में। और मसला ये है कि मुझे दिलचस्पी नहीं इस बात में किस पार्टी के साथ क्या हुआ, क्योंकि पार्टियां को इनका कोई असूली मौक़िफ़ नहीं है। कभी एक वक्त में असूली मौक़िफ़ ले लेते हैं, दूसरे मौक़े पर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जैसे हम नून लीग की सूरत हाल देखते हैं, तो हम अपना मौक़िफ़ कैसे लेंगे? और अभी तो बहुत झगड़े बढ़ने जा रहे हैं, नए हालात बदलने जा रहे हैं, आलमी सियासत बदलने जा रही है। ट्रंप आ रहे हैं और वो ट्रंप के अज़ाइम बड़े ऐसे हैं जिसमें अमेरिका का पूरा इंटरनेशनल इंपीरियल सिस्टम जो है वो न सिर्फ हिल जाएगा, बल्कि एक नई हमें इंपीरियलिस्ट ऑक्यूपेशन नज़र आएगी। जैसे कि वो मैक्सिको में कह रहे हैं, जैसे कि वो पनामा के हवाले से कह रहे हैं, ग्रीनलैंड के हवाले से कह रहे हैं, जैसे वो नेटो और अपने इत्तेहादियों के हवाले से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा इम्तियाज साहब, आज अलीमा खान ने अपने भाई से मुलाकात के बाद एक इंतहाई सख्त बात की है कि वो खान साहब के जो केसेस हैं उसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगी, और सोच रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आपको लगता है क्या तहरीक इंसाफ का यूं मुल्क के सियासी इंसाफ के निज़ाम पर सवाल उठाना और इंटरनेशनल लेवल तक जाना जगहसाई का बायस बन सकता है, या किसी मजीद मुसीबत का बायस बनेगा? अलीमा खान के बयानात से कुछ असर होगा? देखिए, ये जो पार्टियों के बयानात में गर्मी और सर्दी आती है, ये तदबीरी और टैक्टिकल बात होती है। आज नरम बयान आ गया, कल को सख्त बयान आ गया। आखिर उन्होंने पीटीआई ने भी अपने लोगों को उनका लहू गरमाए रखना है, और तहरीक इंसाफ में जो असल ताकत है वो तो इमरान खान की अपील और उनके फॉलोअर्स का रिस्पॉन्स है, या वो जिस तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा ये एक होता है, ये तदबीरी मामला है। असल बात यह है कि मुज़ाकरात की बेस पर उनके मुतालबात लिखे हुए आ जाएंगे, तो हुकूमत क्या कहेगी? क्या हुकूमत ये कहेगी कि इमरान खान की हुकूमत में भी मिलिट्री ट्रायल हुए थे? क्या वो भूल गए हैं कि भाई हमने आईनी तरमीम की थी मिलिट्री ट्रायल्स के लिए? इस तरह तो बात नहीं होती, क्योंकि ये कोई कानूनी झगड़ा नहीं है। ये कानूनी झगड़ा भी है जो अदालतों में तय होगा, लेकिन सियासी जब आप मुशावरत करते हैं तो फिर मामले को सियासी तौर पे सुलझाना चाहते हैं। सवाल असल ये है कि क्या हुकूमत कोई जो सियासी डेडलॉक है और जो तनाव है उसमें कभी चाहती है या नहीं चाहती है। ये हुकूमत के मफाद में है कि सियासी तनाव कम हो। वो जो मर्जी कर रहे हैं इकनॉमिक फ्रंट पे, अगर सियासी मारामारी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तसादुम रहेगा, तो मईशत तो नहीं उठने वाली। बिल्कुल ठीक है। ये ज़रूर है कि मईशत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन वो ये कि भाई अगर आप देखेंगे कि ग्रोथ शुरू हो जाएगी या माशी नमू बढ़ जाएगी, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। तो हालात माशी तौर पे आवाम के नुक्ता नज़र से, महंगाई के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, रोज़गार के हवाले से दगुरगुर रहेंगे, और सरमायाकारी भी ज़्यादा नहीं हो सकेगी जिस मुल्क में इतना बड़ा इंतशार हो। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि जो आइनी तर्ज अमल है और पार्लिमानी तर्ज अमल है और सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया जाए। बिल्कुल ठीक है। वो नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर ये क्राइसिस बढ़ेगा। और ये बात भी नहीं है कि इमरान खान के लोग थक गए हैं, ये भी नहीं है कि इमरान खान की अपील कम हो गई है, ये भी नहीं है कि वो दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे। वो कई बार कर चुके हैं, एक बार और भी कर लेंगे, और कोई और रास्ते भी इख्तियार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दीवार से लगाकर आप सियासी मुखालिफ को सियासी जो माहौल है उसे बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा इम्तियाज साहब, नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब नवाज शरीफ के करीबी हलकों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि ये हुकूमत उन्हें फंसाने के लिए दी गई है और घेर घार कर अदम एतमाद की तहरीक मंजूर करा ली गई। आपको इनकी बातों में कोई सच्चाई महसूस होती है, और क्या वाकई नून लीग इतनी मजबूर थी कि हुकूमत ले ली? जावेद लतीफ़ साहब जिस सोच की नुमाइंदगी करते हैं वो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई आपने जो नारा था छोड़ दिया, वोट को इज्जत दो।
वोट की बेइज्जती करवा के उसे दफन करके आपने हुकूमत ले ली है। आपके बारे में कोई कहता है कि आपने 17 सीटें ली, कोई कहता है आपके पास 25 सीटें थी। आपके लोगों के मुताबिक तो ये भी है कि नवाज शरीफ भी नहीं इलेक्शन जीत सके और शहबाज शरीफ भी लाहौर से हारे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जो हुकूमत होगी उसकी क्या अखलाकी जवाब होगा? उस पर ये चौधरी साहब जो बयान देते हैं वो जाहिर करते हैं कि जैसे वो पार्टी की जो अंदर की सोच है, जो नवाज शरीफ के दिल की बात है, वो कह रहे हैं। मुझे ये मालूम है ज़ाती तौर पे नवाज शरीफ बहुत पजमुर्दा है, बहुत अफसोस में है, लेकिन उनकी ये घर की हुकूमत है, उनकी पार्टी जो है वो घर की पार्टी है। उनका भाई प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार हो गया है, बेटी चीफ मिनिस्टर हो गई है, और नवाज शरीफ को क्या चाहिए था? चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन के नवाज शरीफ कौन सी बड़ी लंका ढाल लेते? तो मैं समझता हूँ कि वो अंदर से भले नाराज़ हों, लेकिन उनकी फैमिली की हुक्मरानी पंजाब में और वफाक में मौजूद है, और पीपल्स पार्टी चूँकि कैबिनेट में शामिल नहीं हुई है तो बड़ा दाव लगा हुआ है नून लीग का, और वो कंसल्ट भी नहीं करते पीपल्स पार्टी वालों से, क्योंकि पता है उन्हें कि भाई ये हुकूमत तो इकट्ठी किसी और ने की है, तो लिहाजा अगर इनकी बात हम नहीं भी सुनेंगे तो जिन लोगों ने बनाई है कोलिशन वो इन्हें बिठा के रखेंगे। तो जब ये सूरत हाल हो जाए सियासत की, उसमें क्या इन बयानात की कोई क्या वक़्त रह जाती है? तो सर ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, जो शायद मजबूरी का इत्तेहाद सही, तो कितनी देर तक आपको ये चलता नजर आ रहा है? क्या 5 साल पूरे करेगा ये इत्तेहाद? जब तक रावलपिंडी वाले चाहेंगे ये चलेगा, लेकिन 5 साल नहीं चल सकता, भले रावलपिंडी वाले चाहे। ये ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा, इसलिए कि इसकी मॉरल और अखलाकी जवाब नहीं है। दूसरा ये है कि भाई अपोजिशन को आप बिल्कुल दीवार से लगाकर सियासी इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकते। चलिए आप 6 महीने साल गुजार लेंगे और आपसे वो काम करवाए जाएंगे जिस पे कहा जाता है कि आप मईशत को ठीक करेंगी और सियासत आपकी फारिग हो जाएगी, और हो गई है। खुद शहबाज शरीफ साहब बड़े बबागे दोहल ये कहते हैं। तो ऐसी सूरत में साल के बाद क्या होगा? 100 जूते और 100 क्या कहते हैं उसे, प्याज भी। सर तो आप कोई नया सेटअप आते हुए देख रहे हैं? नवाज लीग के साथ होने ही जा रहा है कि 100 जूते और 100 प्याज। और आप इसकी जगह अगर ये इत्तेहाद कायम नहीं रहता तो हुकूमत भी कायम नहीं रहती, तो कोई नया सेटअप देख रहे हैं या जिस कौमी हुकूमत की बाज़गश्त थी आपको वो बनती हुई नजर आ रही है? देखिए ये सब पाकिस्तान में ये बातें जो हैं, असल बात क्या है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरी स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक सेमी कलोनियल, पोस्ट कलोनियल, नौबादियाती ढांचा है जिसमें सियासी रियासती इदारे या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स वो सारा मामला चला रहे हैं। वाइस राय पिंडी में बैठता है, गवर्नर जनरल भी पिंडी में बैठता है, वज़ीर आज़म तो बेचारा एक टॉय है, खिलौना है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में बिल्कुल डबो दिया है। लोग अब उनकी बात नहीं सुनेंगे, भले कितना ही मरीम नवाज हर रोज़ नए नए मनसूबे अनाउंस करें, कितनी ही अपनी मोहब्बत और प्यार से नौजवानों को राग़िब करने की कोशिश करें, बड़ी एफर्ट्स कर रही है वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसका फ़ायदा होगा। नवाज लीग बाईपार्ट हो जाएगी पंजाब से, हो गई है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी और जो साथ मौजूद थे तज्ज़ियाकार। उम्मीद करते हैं कि कुछ रास्ता निकले हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात पर और अमेरिकी सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं, सईद जुल्फ़िकार काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर अमेरिकी तारीख के पहले सदर होंगे ट्रंप जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और खुद अमेरिकी इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया इकरा जी और पब्लिक टेलीविजन का शुक्रिया। यकीनन ये मेरे ख्याल में दुनिया की सियासी तारीख में और मुख्तलिफ मामलात के हवालों से एक अहम तरीन बात कि दुनिया में ऐसा कम हुआ है, लेकिन कुछ रिवायात पहले से मौजूद हैं ऐसी कि जिसमें चूंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मामला था वो तो बड़ा अजीब सा था, उसमें कई केसेस थे। उसमें ये केस जो है हशमनी से मुताल्लिक, ये बड़ा अहम केस था। और
लोग अपने तौर पे जो सोच रहे थे वो बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन सदर इलेक्ट होने के बाद जो इम्यूनिटी और उसी की बुनियाद पे जो जज जो है उनका फैसला जो है ये अनकंडीशनल, जो ये कह लीजिए कि उनकी मर्जियत जो है, ये आप देखिए कि इसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिस रिकॉर्ड के साथ सदर जो है वो व्हाइट हाउस में जाएंगे और दुनिया के मुख्तदर हल्के भी, लोग भी, दुनिया की सियासत के अंदर भी और अमेरिका में अवाम जो है जो महसूस करेंगे वो उसके असरात जो हम बहुत देर तक रहे। और ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी तरफ देखिए आप कि अमेरिका के निज़ाम के अंदर ये तमाम चीजें होने के बावजूद, गुज़श्ता रोज आपके इल्म में है कि सदर जिमी कार्टर का फ्यूनरल था और उसमें आपने देखा कि ये एक चीज, इसको अंतर में भी देखिए आप कि ये तमाम तक पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस या केसेस जो इस तमाम चीजों को एक तरफ हटते हुए आप देखते हैं। आपने वो एक फोटो भी वायरल होते हुए देखी होगी सदर बराक ओबामा की और डोनाल्ड ट्रंप की, बड़ी खूबसूरत अंदाज से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं और आने वाले दिन में वो अदालत में पेश हो रहे हैं और उनसे ये वोकल जो है इस केस से मुतालिक जो ज़ाहिर के मुखालिफ जमात है डेमोक्रेट जो है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि ठीक है एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ दाखिल होना ये एक, लेकिन अमेरिका की ये जो खास तौर पर सियासी रिवायात के हवाले से अगर आप देखें तो इस तरह के केसेस आपको नजर भी आते हैं, लोग मुआफी कर देते हैं, लोगों की मुआफी ज्यादा अहम है, अदालतों की मुआफी से ज्यादा। आपके इल्म है कि सदर बिल क्लिंटन से मुतालिक जो एक फैसला तारीख के अंदर मौजूद है उसमें सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि हम अपने सदर को अगर इसने मुआफी मांग ली, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हुए नजर आते हैं ना कि ये एक पॉलिटिकल केस, वो तो ये कहते हैं, वो तो उनकी अगर बात को पूरी तरह हम समझ लें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यही कहते हैं। जब उन्होंने आज फ्लोरिडा अपने घर के बाहर जो लोगों को बताते हुए कहा कि इट हैज बीन ए टेरिबल एक्सपीरियंस एंड ही इंसिस्टेड कि ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम, तो ये उनका एक अपना बयानी है। लेकिन अदालतों के फैसले जो हैं, चूंकि ज्यूरी में जब ये बहुत से केसेस के साथ केस भी उसमें शामिल था और इस केस को बड़ी अहमियत दी गई थी, चूंकि ये एक ऐसी क्लियर और प्रेजेंट एविडेंस मौजूद थी कि जिसकी बुनियाद पे जज भी आज ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल, ये कह लीजिए कि ये कंडीशनल जो है ना, वो कंडीशनल जो है उनकी एक एतबार से जो है, चूंकि इम्यूनिटी है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अमेरिकी निजाम के अंदर अगर हम होते हुए देखें और आने वाले दिन जो आप देखिए कि 10 दिन के बाद सदर जो है वो अपने ओहदे का हलफ ले रहे होंगे। लेकिन रिकॉर्ड अपनी जगह पे मौजूद है। अमेरिकी अवाम अपने सदूर को जैसे देखना चाहती है, अमेरिकी सियासत के अंदर और रियासती मामलात को अगर देखें और जो जिस अंदाज से अमेरिकी सदूर पहले से, जब हम उन सदूर की लेगेसी का जिक्र करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपसे अच्छा काज़मी साहब, ये जो सर हल्फ उठाने से कबल ही उन्होंने बहुत सारे महाज खोले हुए हैं, मतलब वो कनाडा को कहते हैं आप हमारे पास आ जाएं, एक खुद मुख्तार रियासत को आप कह रहे हैं वो सरेंडर कर लें, उसके बाद इसराइल के हवाले से ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने खींचा हुआ है। आपको लगता है कि उनका ये जो जारहाना रवैया है, हम पुराने वाले ट्रंप को देखेंगे या फिर ये वाला ट्रंप पिछले वाले ट्रंप से कहीं बढ़कर होगा? ये देखिए, उनकी सोच को अगर आप उनके बयानात की शक्ल में रिफ्लेक्ट होते हुए देखें तो वो मुख्तलिफ बात नहीं होगी। अगर उस हवाले से देखें आपने उस जमाने में देखा था कि जब वो ये शिफ्टिंग का मामला था इंडस्ट्रीज को और उन्होंने इजराइल से जो उस जमाने में जो है उसका स्टेटस बदल दी उस जमाने में, यानी और अब जो कुछ कहा जा रहा है खास तौर पे कैनेडियन मामला जो है और ये वो है जो नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें अमेरिका की अपनी उनके साथ जो एक पार्टनरशिप जो है और उनके साथ जो मामलात हैं वो अपनी जगह पे स्ट्रेटेजिक मामलात। लेकिन असल बात ये है कि बहुत सी बातें ये खास तौर पे ये जो कहा जा रहा है कि एक तोसी पसंदाना एक सोच
ये कहीं नजर तो आती है। बिल्कुल और सही। इस वक्त दुनिया में जहां कहीं भी हो रहा है और अमेरिका के मामलात को जिस अंदाज से समझा जा रहा है, उसमें एक नया अमेरिका लोगों के सामने आ रहा है। बिल्कुल आएगा भी, एक लोग नई एक्सपेक्ट भी बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया काजोड़ा, हमारे पास कम है, आपका बहुत शुक्रिया। देखते हैं आने वाले दिनों में और ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद क्या होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।